ऑफ टंग था और बीजेपी ने बकायदा एक ऐड जारी कर लेकिन उसी बीजेडी के कई नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए थे। किसी बीजेडी के नेता ने माफी नहीं मांगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बात शहजाद पूनावाला ने बोली वो महत्वपूर्ण है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? अगर आप स्पष्ट करेंगे तो देश को भी आसानी होगी। हम खटाखट फटाफट सफाचट बातें तो कर रहे हैं, राजनीति में बातें जरूरी है, लेकिन महाभारत का ग्रंथ खत्म हो जाएगा, गीता कुरान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं रहूंगी, इससे बड़ा क्या होगा और बोलने का? इस पर क्या राय है आपकी? प्लीज दीजिए। नहीं, देखिए अमीर जी, क्या है कि शहजाद पूनावाला जी और इनकी पार्टी ये दोनों एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात करते हैं रामराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का जो तस्वुर दिया है, उन्होंने कहा था अल्प नित्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। आप बताइए, रामचरितमानस की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जो महाभारत के विषय में, कुरान के विषय में, गीता के विषय में ममता दीदी ने कहा, क्या वो जायज बात है? क्या संबित पात्रा जी ने जो कहा था वो जायज बात है? गलत थी, माफी मांगी तभी तो ना, माफी मांग ली उसने। माफी तब उन्होंने मांगी ना जब जनता के उनको डंडे याद आ गए, जब उनको लगा कि उड़ीसा में क्या पुरी में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं और चुनाव तो 4 जून तय करेगी कि कौन चुनाव हारा है, कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन मुद्दों पे बात मैं कहता हूं चुनाव की हार जीत की बात ही नहीं है। चुनाव कोई हारे जी कोई जीते, बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, या सपा हारे या सपा जीते, चुनाव की हार जीत का मैटर नहीं है। अभी मैटर यह है कि कुरान खत्म हो जाएगी, गीता खत्म हो जाएगी, महाभारत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं रहूंगी, ये किताबें खत्म हो जाएंगी। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? फटाफट बोलिए, खटाखट बोलिए। नहीं, फटाफट तो इतना है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फटाफट जा रही है। देखिए 10 सेकंड, देन लेफ्ट लीडर विवेक श्रीवास्तव इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके विवेक, देखिए ऐसा है, नैरेटिव कोई नहीं बना रहा। फिराद हकीम उन्हीं की पार्टी के नेता, जो बहुत उनके पॉपुलर नेता है, उन्होंने आकर माफी मांगी है ममता दीदी के बिहाफ पे। यहां पर तो संबित जी ने स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी मांगी। और आपको सनातन से बड़ा प्रेम है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन डेंगी है, रामचरितमानस को गालियां आपके नेताओं ने दी, और आज आपको समझ में आ रहा है कि महाप्रभु के बारे में क्या बोला। बोलिए कुरान समाप्त होगी। मिस्टर किडवाई, एक बार बोलिए। मुसलमानों देखो, ये वोट आपका चाहते हैं, पर कुरान पाक पर जो टिप्पणी की गई है उसके लिए बोल नहीं सकते। एक बार सारे मुसलमान देख लें इनका असली चेहरा। ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये कुरान के विषय में की गई अभद्र टिप्पणी पर भी नहीं बोल पाते हैं। देखिए मुसलमान करेंगे क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको इस देश में जहर घोलकर किसी तरह से जात बिरादरी में और मजहब में बंटवारा करके देश के लोगों को आपको खाली अपने आप बताइए, कुरान पाक, रामायण, महाभारत के बारे में ये कहना स्वीकार्य अस्वीकार्य? फटाफट आप ये बताइए कि संबित पात्रा ने जो बोला था वो कितना बड़ा उन्होंने पाप किया था। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को आप चलिए आप उस पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन विवेक खटाखट फटाफट। लेकिन 4 जून को कौन होगा सफाचट, ये बात इस समय आखिरी राउंड तक आ गई है। देखिए, ये जो लास्ट लगा है इलेक्शन की, यानी आखिरी जो दौर है, इसके अंदर बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इस दौर के अंदर क्या आपको लगता है, जो जेपी नड्डा ने मेरे इंटरव्यू में बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि 400 पार एनडीए होगा ही होगा और 370 भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना था जो आपने लिया था प्राइम मिनिस्टर का, और मैं जब अभी 6th फेज में आया था आपके स्टूडियो में मैं था, तो हमने डिस्कशंस भी किए थे उन इंटरव्यूज़ के ऊपर। अब ये है कि देखिए, तब भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े बैकफुट पे हैं, नर्वस हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पीकिंग, और कहीं ना कहीं वो आए और इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वंस योर इंटरव्यू सक्सेसफुल, इस नर्वसनेस में ये 50 अन्य चैनल्स पे जा करके फिर से इंटरव्यू देने का मतलब क्या है? आई मीन हाउ मेनी काइंड ऑफ, जब एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो गया है, और मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 एक रिस्पेक्टेड चैनल है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सवाल पूछे जो आप पूछ सकते थे। आई मीन आई थिंक ये एक ओवरडोज चल रहा है।
पिछले 1 साल में आप देखिए उन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिए, और अचानक जब इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस दिन वो जाकर के विभिन्न चैनलों पे एक साक्षात्कार कर रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा, एंड इट इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। और दूसरी बात, भाषा की मर्यादा, टेंशन का माहौल है, पारा गर्म है आपकी डिबेट में भी, और चुनावी माहौल है, सब तरफ से लूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, उनको थोड़ा सा संयम बरतना जरूरी था बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। अगर यही मुद्रे वाला स्टेटमेंट शायद कोई प्रवक्ता देता, शहजाद पूनावाला देते या कोई और जूनियर लेवल का नेता देता, तो शायद ये बात नहीं होती। वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उस मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। 1 जून को मीटिंग हो रही है, इंडिया दीदी नहीं आ रही है उस मीटिंग के अंदर, ममता दीदी नहीं आ रही 9 सीटों पे उस दिन नहीं, उसमें डिस्कशन, हाँ नहीं, उनसे डिस्कशन हुआ है 9 सीटों पे। वहां पे बंगाल में भी चुनाव है, उनके नेता बिजी रहेंगे, वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। तो शी हैज अपोलोजाइज्ड इनफॉर्मली एंड शी विल टेक अप द होल थिंग बाय द इवनिंग। मतलब कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं है, लेफ्ट के लिए चुनाव नहीं है उन 9 सीटों पर, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए चुनाव नहीं है उन 9 सीटों पर बंगाल के अंदर, और यूपी में सपा के लिए चुनाव नहीं है। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आरजेडी के लिए बिहार में चुनाव नहीं है। आप कह रहे हैं ममता दीदी सिर्फ फाइट कर रही है, बाकी कोई फाइट में नहीं है जी। उनका विवेक भाई, विवेक जी, आप कह रहे ममता जी ही फाइट कर रही है बीजेपी से, बाकी कोई 9 से बाहर बिहार में कोई फाइट में नहीं, यूपी में कोई फाइट में नहीं, पंजाब में कोई फाइट में नहीं। देखिए, मैं सितंबर से हम और आप जो है इंडिया गठबंधन के बारे में डिबेट करते चले आए हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ममता बनर्जी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज फाइटिंग अगेंस्ट द कांग्रेस एंड लेफ्ट, इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ जी। ये चुनाव के बाद सत्यप्रकाश मिश्रा, अब देखिए प्रधानमंत्री इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? वो नर्वसनेस की निशानी है। मतलब प्रधानमंत्री ने अगर 75 इंटरव्यू दे दिए तो नर्वसनेस की निशानी है। प्रधानमंत्री ने अगर इंटरव्यू नहीं दिए तो भी वो नर्वसनेस की निशानी है। प्रधानमंत्री बार बार क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? प्रधानमंत्री 200 से ज्यादा पत्रकारों से बात क्यों कर चुके हैं? तो हर चीज के अंदर विपक्ष को तो लगेगा ही आमूमन। देखिए, विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है, उसकी बीमारी इतनी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दवाई खाएं, कौन सी दवाई नहीं खाएं। प्रधानमंत्री पर तानाशाह का आरोप लगाने वाले कह रहे कि लोकतंत्र में इतने सवालों का जवाब क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं, देश के तमाम पत्रकारों का सवाल है। लोकतंत्र में एक चुनाव महापर्व होता है, उस महापर्व के मौके पर अगर वो हर सवालों का जवाब देश की जनता को दे रहे हैं, सभी पत्रकारों के सवाल देश की जनता के सवाल है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो सर्वग्राही होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तो सबको प्यार करना चाहिए और विपक्ष को कुछ विशेष प्यार करना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी की दिक्कत क्या है कि इंडिया ब्लॉक को वो बेचारे बचाते रहते हैं टेलीविजन डिबेट में आकर के, लेकिन इंडिया ब्लॉक नाम का कोई धड़ा, इंडियन अलायंस नाम का कोई धड़ा बचा नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ मना किया है कि वो इंडिया अलायंस के किसी बैठक में शामिल नहीं होंगी, और इसको ये धता बता रहे कि नहीं ये बहाना है वो बहाना है। सच्चाई ये है 4 जून को 400 पार जब होगा तो ये तमाम विपक्ष के लोग का सर हो जाएगा सफाचट। जी बिल्कुल, मैं मौका आपको दे रहा हूं। विवेक 30 सेकंड्स। देखिए ये नारेबाजी लगाने से बातें नहीं बनती हैं, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। एक बार आप कोई एक इंटरव्यू दे दीजिए, अमीश जी का इंटरव्यू, बहुत बड़ा बयान सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि अगर आप इस बार वोट करते हैं तो हम ज्ञान वापी मंदिर भी बनाकर आपको देंगे। ये कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हेमंता बिस्वा शर्मा का, बहुत बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, मथुरा काशी में मंदिर का वादा है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, एक सेकंड, मुझे सीधा रिएक्शन लेना पड़ेगा कंचना यादव से। कंचना यादव, योर रिएक्शन टू दिस। हाँ, ये पहली बार नहीं सुना है, वो कई बार ऐसे बोल चुके, ऐसे बयान दे चुके। हो सके आपके लिए बयान बड़ा हो सके हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए ये बयान बड़ा हो, लेकिन जनता के लिए बयान बड़ा नहीं है। जनता मां से महंगाई से त्रस्त है जो आसमान छू रहा है, लेकिन मोदी जी मां से मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा तक पहुंच गए। मां से सब कुछ बोल देंगे, कहीं मां से गाली न दे दे वो, लेकिन वो मां से मंदिर भी बोलेंगे, मां से मुसलमान भी बोलेंगे, मां से सब कुछ बोल देंगे, लेकिन मां से महंगाई नहीं बोलेंगे। जवाब ढकने के लिए वो मां से मंदिर की बात समझ कर में रहे हैं। नहीं ये आ बात रहा सही है जी, मैं जवाब देता हूं। जी शहजाद, ये यादवों वाली पार्टी म से मौन, वो भी मथुरा वाले विषय पर, और द्वारका पर जब राहुल गांधी कहते हैं नौटंकी है द्वारका जी में जाना और वहां पर अर्चना करना, तो ये एमवाई वाली पार्टी एम के चक्कर में एम से मौन। बताइए, ये यदुवंशियों की पार्टी है? वाह,
मतलब कम से कम मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमान अपनी संस्कृति के लिए खड़ा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो कुरान पर बैकआउट कर गए और यहाँ पर यदुवंशियों की पार्टी जो है यदुवंशी होने के बावजूद मथुरा पर बैकआउट कर गए। ना वो मुसलमान के ना ये यादव के, फिर भी साथ आकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे। कंचना जी आप तो ऐसे न थी, कंचना जी आप तो ऐसे न थी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। कंचना जी मैंने आपके बीच में, कंचना जी चीखने से, हंगामा करने से, दंगा करने से कुछ नहीं होता। अमनीश जी, एक एक करके मैं कंचना यादव जी, आई विल गिव यू अ फेयर चांस, आप अपनी बात को रखिएगा। ओके शहजाद, लेकिन चुनाव के बीच में ये मुद्दा लाने की आवश्यकता क्या है? तो फिर दूसरी तरफ से आरोप आएगा कि पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताइए, तो अगर वो मुसलमानों को खुश करने की बात कर रहे हैं तो आप भी तो हिंदुओं को खुश करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ बोला जाएगा। मुझे बताइए कि क्या ये मामला जो है, ये मामले में सबसे पहले वहां पर ताला लगवाकर पूजा अर्चना न करने देने की चीज किसने की? समाजवादी पार्टी ने की। क्या ये हकीकत है? मुलायम सिंह यादव की सरकार। और मैं तो 500 वर्षों के लिए हिंदुओं ने इंतजार किया ना राम मंदिर का। ये आस्था का विषय है या ये चुनाव का विषय है? और चुनाव से कौन जोड़ता है मंदिर के विषय को? वो लोग जो वकील खड़े करके कहते हैं कि चुनाव तक टाल दीजिए वरना फायदा होगा। परंतु मेरी 10 सेकंड की बात, विवेक जी ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे, बैकफुट पर है, 303 सीट प्लीज। अरे भाई क्या तरीका है, मैं अपनी बात कहने पे आता हूं। आपने भी बोला, कंचना जी ने भी बोला, किसभाई साहब ने भी बोला। मैं तो जवाब देते रहता हूं, अपनी बात कहने आता हूं। उनको 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर मैं आपको विवेक मौका दूंगा। देखिए विवेक जी ने कहा क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो बैकफुट पे। 303 सीट वाली पार्टी अगर 50 इंटरव्यू दे तो बैकफुट, तो 0 सीट वाली अरविंद केजरीवाल ने तो 15 इंटरव्यू दिए, वो कौन से फुट पे? और दूसरी बात, मुजरा शब्द इनको बुरा लगा। अनवर साहब जो कम्युनिस्ट के एमएलए है, कम्युनिस्ट के एमएलए ने कहा राहुल गांधी का डीएनए चेक करो, और कांग्रेसी ने कहा कावड़ और साइकोपैथ विजयन है। अब बताइए आपकी क्या टिप्पणी इन शब्दों पर? हमने तो मुजरा एक कहा मनोस्थिति है, परंतु उन्होंने कावड़ और साइकोपैथ कहा, कावड़ और साइकोपैथ कहा है। भाई बताइए, अब कांग्रेस की शब्दावली पर बताइए। आप जो मर्जी शब्द यूज करिए, सुनिए, अब आप मुजरा शब्द यूज करिए, आप जो मर्जी शब्द यूज करिए, इट शोज योर पार्टी एंड द एथिक्स यू आर फॉलोइंग। उद्धव जी ने पहले सीधा कहा था, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेरे भी हैं और इस देश के भी हैं। उद्धव ठाकरे या ये जब उनको गाड़ने की बात संजय राउत ने की, कब्र खोदने की बात की, औरंगजेब से तुलना की, जहर से तुलना खड़गेने की, क्या बोला आपने? आगे सुनिए अब आप। हेमंत बिस्वा शर्मा इज नॉट अ जज, ही इज नॉट अ सिटिंग मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ एनी कोर्ट जो कि ज्ञान वापी डिसाइड कर रहा है। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि वो जाकर के मंदिर या मस्जिद बनवाएंगे? ये तो कोर्ट की अवमानना है। आप कौन होते हैं? इस देश के अंदर जुडिशरी है, इस देश के अंदर वकील हैं, आप डालिए रेट। मैं एक सवाल, उसके बाद चुनाव जीतेंगे तो मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, ओके शहजाद, ओके विवेक शांत, ऑडियो डाउन, ओके शहजाद 20 सेकंड्स। उन्होंने कहा वो जज नहीं है। मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला का फैसला आया, कम्युनिस्ट ने उसका समर्थन किया या उसके विरोध में थे? विवेक 10 सेकंड्स। विवेक जी, सबरीमाला पे आपका स्टैंड क्या था? कोर्ट का जो भी फैसला, हाँ सुन लीजिए, ये बहुत ही एक जो एनालॉजी है कोशिश कर रहे हैं, दैट इज टोटली इरेशनल। नंबर 1, नो आता है वो हमारे फेवर में हो। सुनिए, सुन लीजिए पहले, लेट मी स्पीक। वो फेवर में हो या ना फेवर में हो, उसको मानना पड़ता है सभी सरकार। तो 3 तलाक का फैसला मानो, 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाने वाले? शाहबानू का फैसला क्यों पलटाया? शाहबानू का फैसला क्यों पलटाया? 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाया? बताइए। क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर, क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और पार्लियामेंट के अलावा हो सकता है? तो 3 तलाक का फैसला स्वीकार्य है ना? यहाँ पर बैठ करके 3 तलाक का फैसला स्वीकार्य है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। जो आकर कहता है मैं तो जी मस्जिद हटवा करके मंदिर बनवा दूंगा। देखिए, किसी ने ये नहीं बोला है। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बार-बार एक बार आरक्षण हिंदू मुसलमान नहीं है, एससी एसटी ओबीसी कोटे से काट कर देना, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। कहना कि हम यूसीसी नहीं पर्सनल लॉ चाहते हैं, तो ये पहले जाकर के चंद्रबाबू नायडू को समझाओ। वापस आएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं है। 370 का विरोध करते हैं मुस्लिम, चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान क्या है? जो यूसीसी की पैरवी। लेकिन क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात हुई, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात हुई, फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं। फराज किदवई, जब आपकी एक नेत्री कहती है कि वोट जिहाद होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जब रामगोपाल यादव एक बयान देते हैं कि मंदिर ये ठीक ही नहीं बना हुआ, नक्शा ही नहीं है, तो क्यों बोलना किसी मंदिर के लिए? अब मंदिर वो बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, 550 साल बाद एक मंदिर बना है, क्यों बोलना वो मंदिर खराब है? तो आप भी तो अपने रेलेवेंट वोट बैंक को खुश करने का प्रयास करते हैं, अगर बीजेपी कर रही है तो। अमीश जी, ये रेलेवेंट वोट बैंक क्या होता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पा रहा हूं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है रेलेवेंट वोट बैंक। हमारे लिए तो देश की 140 करोड़ जनता जो है वो सब रेलेवेंट है। अभी आपने जिक्र किया असम के मुख्यमंत्री जी का। असम के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया इज रिस्किंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पर कोई जवाब है क्या उनके पास? आज देश का 42% पढ़ा लिखा युवा उसके हाथ में नौकरी नहीं है, मगर असम के मुख्यमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। असम के मुख्यमंत्री इसलिए मंदिर मस्जिद करेंगे क्योंकि उनको अपना रेलेवेंट वोट बैंक जो है वो एड्रेस करना पड़ता है। अमीश जी, उस्मान मिनाई का एक बहुत अच्छा शेर है, आप जरा सुन लीजिएगा। जी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो 4 तारीख को फटाफट अपना झोला पैक करके गुजरात जा रहे हैं, खटाखट, कि इसलिए हम उसे रहबर नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपने देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। अमीर वक्त तुम अपनी आंख पर पट्टी बांधो, गरीब लोग जरा मुस्कुराना चाहते हैं। अरे साहब, गरीब लोगों को थोड़ा सा मुस्कुरा लेने दीजिए और आप अपनी आंखों लेकिन पर जिस पट्टी रहबर बांध की दीजिए। आप बात कर रहे हैं वो 10 साल से है इस तो देश के अंदर। लेकिन जनाब, जिस रहबर की आप बात कर रहे हैं वो 10 साल से इस देश के अंदर है और पब्लिक की रहबरी के साथ इस देश के अंदर है। जीत क्या है इस देश के सशक्त लोकतंत्र ने उसे 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। यह भी तो बात सही है। रहबरी तो जनता की थी, इसलिए वो रहबर बन गए। 100% सही है। बने कि नहीं बने? अमीश जी 100% सही है, 100% सही है जी। इस बात से कोई दो राय नहीं है। जनता का मैंडेट सर आंखों पर। लेकिन 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जुमले बोले थे कि पेट्रोल आधे दामों पे बिकेगा, 2 करोड़ नौकरी हम साल में देंगे, और उसके बाद में 2000 शायरी का मौसम चल रहा है और खटाखट फटाफट चल रहा है। तो और ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है मेरा, अभी भी आपको लगता है कि बीजेपी 370 के पार आ रही है? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी ऑलरेडी 340 क्रॉस कर चुकी है। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। और अब इसके बाद का जो फेज आ रहा है वहां पर तो हम लोग क्लीन स्वीप एज एनडीए करने वाले, तो जोड़ दीजिए फटाफट। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, शेर और शायरी को तो घटाघट लग रहा है। सॉरी, अखिलेश जी को तो घटाघट। देखिए, अखिलेश जी को कितनी गंभीरता से लेना है। उन्होंने कहा था 403 असेंबली सीट्स में से 400 समाजवादी पार्टी की आ रही है। तो उनसे पूछा गया 3 ही आ रही है बीजेपी की, तो उन्होंने बोला हाँ 3 ही आ रही है। अब इस बार उन्होंने बोला आप लोगों ने पैरासिटामोल में घोटाला कर दिया भाई। देखिए, ऐसा ही है कि उनको भी, अभी मैं भी फराज जी के आंकड़ों से थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आंकड़ा है, वहीं से आए जहाँ से 500 mg में ट्रीट हो जाता था और 650 mg अब लेनी पड़ती है पैरासिटामोल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो इस प्रकार के आंकड़े ये लाते हैं। परंतु मैं भी एक आपको शेर बताना चाहता हूँ कि जमहूरियत, लोकतंत्र वो जमहूरियत, वो तर्ज हुकूमत है जिसमें कि बंदों को गिना करते, तोला नहीं करते। अब मुझे बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में 2012 में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कल पद्मश्री दे दोगे। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए 2012 के मैनिफेस्टो में था नहीं था। फराज किदवई साहब, माफ करिए, नाम ही पल्ले नहीं पड़ रहा इनका। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, देखिए अमीर अरे जी, आप पूछते रहेंगे, कुछ जवाब भी देंगे भाई। नहीं, आप जवाब दीजिए पहले। ना कुरान पर जवाब दे पा रहे हैं, क्या आंसर शीट नहीं दी थी क्या अखिलेश जी? फराज, मिस्टर किदवई, मेक योर पॉइंट, बताइए। अमीर जी, सैफुल्लाह फारूक जो कि एक घोषित आतंकवादी था, इन्होंने कश्मीर में उसको विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया कि नहीं दिया? बर्नार्ड मराक के बारे में बताएंगे। और एक और घोषित आतंकवादी जो कश्मीर में था, उसको इन्होंने जिला पंचायत का टिकट दिया था। किसी घोषित आतंकी को टिकट दे सकती है कोई पार्टी? इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। इन्होंने अंसारी भाइयों को टिकट दी। गूगल करिए। कंचना यादव, ये गुजराती और बिहारी में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम तो वो मुल्क है जो कहते हैं कि आपने बोला था कि 2000 ये गुजराती और बिहारी में क्यों डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र के चुनाव में मराठी और गुजराती में डिवाइड करने का कोशिश करा गया। डिवाइड एंड रूल करने का तमगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता को पहनाए तो अच्छा है। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते। यही प्रधानमंत्री है जो 2015 में नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाए थे, बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए थे। डिवाइड एंड रूल करने का उनका है। लेकिन हाँ, आपने यह भी कहा कि 2014 और 19 में उनको मैंडेट मिला, जरूर मिला। और उन्होंने बिहार में आकर क्या प्रॉमिस किया था? बिहार को स्पेशल दर्जा देंगे, बिहार को ये बना देंगे, बिहार को वो बना देंगे, 10-10 चीनी मिल होगा, तमाम। बताइए, एक भी बिहार ने अपने दिल से, अपने मन से एक्सेप्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। बिहार कभी क्षेत्रवाद नहीं करता। बिहार क्षेत्रवाद, देखिए गुजराती बिहार में भी काम करता है, बिहारी दिल्ली में भी काम करता है, गुजरात में भी काम करता है, देश भर में काम करता है, सबको सब जगह अलाउड है।
ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा। बिहार में 2-2 एम्स का निर्माण हो रहा है ना। एक तो पटना एम्स हो चुका, दरभंगा एम्स होने वाला है। पहले एक ही एयरपोर्ट था, अब 4-4 एयरपोर्ट हैं। आपको पता नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में बन रहा है, तो जो चीज पता नहीं रहे कि बिहार का विकास दशा। अरे यार रुक जाओ, सरकार का काम, अरे रुक जाइए आप रुक जाइए ना। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर के साथ वापसी कर रहा हूं, खटाखट और फटाफट।